अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम बिलाल हसन और लेक्चर आपके प्लेटफॉर्म से मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसका जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम जनरल बात करें सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, आपकी बुक को छोड़ के जनरल बात करते हैं तो ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं, लिविंग प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। लेकिन आपकी बुक में जो मेंशन है ये हमारे पास नॉन लिविंग सोर्स है। ठीक है, अब अगर हम बात करें लिविंग से, लिविंग में हमारे पास अगर एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल से भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेंड होते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो ऑब्टेंड होते हैं। लेकिन हम बुक को फॉलो करेंगे, बुक में हमारे पास नॉन लिविंग सोर्स को मेंशन किया गया है। वो कौन कौन से हैं उनका नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास कोल, फिर नेचुरल गैस, थर्ड वाला जो है पेट्रोलियम। अब ये तीनों सोर्स हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के। अब ये तीनों के तीनों हमें कहां से ऑब्टेन होते हैं? फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? नाम से इंडिकेट हो रहा है फ्यूल्स, आप इनको एनर्जी बोल सकते हैं, एनर्जी। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स बायो स्टूडेंट इसको बेहतर समझते होंगे। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? जब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो वो ज़मीन के अंदर बरीड होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ज़मीन के अंदर बरीड होना स्टार्ट हो जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ बरीड इनसाइड अर्थ। अब वो ज़मीन के अंदर धंसना स्टार्ट हो जाता है, उनके ऊपर डिफरेंट डीकम्पोजिशन उनकी होना स्टार्ट हो जाती है, उनके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे वो फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। अब ये देखें जितने भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हमें ऑब्टेन होते हैं, ये जियोग्राफिकल चेंज का नाम दे सकते हैं आप इनको। जियोग्राफिकल चेंज होने की वजह से हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। जियोग्राफिकल चेंजेस, जियोग्राफिकल चेंजेस कौन कौन से हैं? डिजास्टर्स, फ्लड, स्टॉर्मिंग। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जब डिजास्टर्स आते हैं, फ्लड आता है, तो हमारे पास बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो गिर जाते हैं, या आप बोल सकते हैं डेथ रेट इंक्रीज हो जाता है। जब डेथ रेट इंक्रीज होता है, ऊपर से फ्लड आता है, तो वो क्या करता है, उसके ऊपर तह जमाना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपके पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई थी वो ज़मीन के अंदर धंसना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनसे हम फॉसिल फ्यूल्स को ऑब्टेन करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, जो सोर्स है, वो है कोयल। कोयल। अब इस कोयल में हम बेसिकली 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसको लिख लेते हैं। पहला, व्हाट इज कोयल। सेकंड, हाउ कोयल फॉर्म। थर्ड, रेजर्वायर या रिसोर्सेज आप बोल सकते हैं, यूजेस ऑफ रेजर्वायर और यूजेस ऑफ कोयल। अब कोयल के यूजेस क्या क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज कोयल। कोयल क्या है? ये वही कोयल है जिसको आप पंजाबी में कोयला बोलते हैं। कोयल इज ब्लैक और डार्क ब्राउन सॉलिड रॉक which is obtained by the decomposition of dead plants by various bacterial and chemical reactions. It contain carbon as essential element। कार्बन के अलावा भी इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। अब कोयल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? कोयल इज अ ब्लैक डार्क ब्राउन सॉलिड रॉक। सॉलिड रॉक आप इसको बोल सकते हैं एक सॉलिड का टुकड़ा, एक
ठोस टुकड़ा होता है जिसमें हमारे पास कार्बन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, लेकिन कार्बन के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। अब ये सारी चीज़ें मिला के क्या बन जाता है? आपके पास कोयला बन जाता है। अब ये तो डेफिनेशन होगी कोयला। अब सेकंड बात को हम डिस्कस कर लेते हैं, हाउ कोयल इज़ फॉर्म। हाउ कोयल इज़ फॉर्म, कोयला कैसे बनता है? अभी हमने यहाँ पे एक बात लिखी है, बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स बाय वेरियस बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ पे जो आपके पास लिविंग प्लांट्स है उसकी डेथ हुई, उसकी क्या होगी? आपके पास डीकम्पोजिशन होना स्टार्ट होगी। अब उस डीकम्पोजिशन के बाद आपके पास कोयला बनेगा। डीकम्पोजिशन का अरसा जो हमारे पास है, ड्यूरेशन है, वो कितनी हो सकती है? 500 मिलियन ईयर्स एंड समटाइम्स, कभी कभार ये हमारे पास 650 मिलियन ईयर्स जो हैं उसको क्रॉस कर जाता है। 650 मिलियन ईयर्स के बाद हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनकी डीकम्पोजिशन मुकम्मल हो जाती है और वो हमारे पास कोयला में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि 10 साल के बाद आपका कोयला बन गया, नहीं। अगर ऐसा होता तो सारे ही कोयला बनाना स्टार्ट कर देते। यही वजह है कि हमारे पास इसके ऊपर काफ़ी टाइम ऑफ ड्यूरेशन लगता है, जिसकी वजह से हमें इतना टाइम रिक्वायर होता है ताकि हम कोयल को। अब देखते हैं कि हमारे पास कोयला कैसे बनता है। ट्री था, ट्री की हमारे पास, ट्री आप बना लें, ट्री हमारे पास ये लिविंग ट्री, आप इसको कंसीडर कर लें लिविंग ट्री को, ये आपके पास लिविंग ट्री है। अब लिविंग ट्री की हमारे पास क्या हुई? डिजास्टर्स की वजह से ये ज़मीन के ऊपर लेआउट हो गया, इसकी डेथ हो गई। तो अब ये ज़मीन के ऊपर इस तरह लेआउट हो जाएगा। अब लेआउट होने के बाद इसमें हमारे पास डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, बैक्टीरियल एक्शंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पीट में। अब पीट जो है ये क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ कोयल है। उसके बाद इसके ऊपर बैक्टीरियल रिएक्शंस होंगे और साथ ही केमिकल रिएक्शंस होंगे, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा और प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। ज़ाहिर बात है जैसे जैसे वो ज़मीन के अंदर धंसता जाएगा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा और प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद पीट के बाद ये कन्वर्ट होगा लिग्नाइट में। लिग्नाइट में, अब लिग्नाइट के बाद इसके ऊपर मज़ीद जब टेम्परेचर और प्रेशर इसका इंक्रीज़ होगा तो ये हमारे पास कन्वर्ट होगा बिटुमिनियस कॉयल में। अब इसके बाद जब मज़ीद इसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एंथ्रासाइट में। अब देखते हैं कि हमने डिफरेंट कॉइल्स की फॉर्म लिख ली है। पीट से कन्वर्ट हुआ लिग्नाइट में, लिग्नाइट से बिटुमिनियस में, उसके बाद एंथ्रासाइट में। बिटुमिनियस को आप एक और नाम भी दे सकते हैं, सब बिटुमिनियस कॉइल का। अब पीट जो है इसको हमने किस बेस के ऊपर इसको क्या किया? क्लासीफाई किया। पीट में जो हमारे पास कार्बन के कंटेंट्स होते हैं, पीट कार्बन कंटेंट्स हमारे पास 60% होते हैं। अब लिविंग ट्री की बात करें तो उसमें कार्बन कंटेंट्स 40% होते हैं, 40%। पीट में 60%, लिग्नाइट में 70%, बिटुमिनियस में 80%, एंथ्रासाइट में 90%। अब ये जो पीट है ये आपके पास लाइट ब्राउन कलर का होता है, लाइट ब्राउन कलर होता है इसका। ये पीट जो है इसको आप बोल सकते हैं इनिशियल स्टेज होती है। जब ट्रीज गिर जाते हैं, ज़मीन के ऊपर पड़े रहते हैं, तो अक्सर किसी ने गांव में जाकर देखा होगा या किसी का विजिट हुआ हो जंगल में तो देखा होगा जब ट्री पड़े होते हैं तो वो थोड़े थोड़े ब्लैकिश कलर के होना स्टार्ट हो जाते हैं। पड़ा रहे ना, जब आपके पास कोई भी लकड़ी का पीस पड़ा रहे तो वो ब्लैकिश कलर में होना स्टार्ट हो जाता है। अब उस ब्लैकिश को हम नाम देंगे पीट का। उसके बाद जब वो फर्दर ज़मीन के अंदर धंस जाएगा उसको हम नाम देंगे लिग्नाइट का, जब उसके ऊपर बैक्टीरियल और ये वाले रिएक्शंस होंगे। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि हमारे पास यहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन हुए लेकिन यहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन क्यों नहीं हुए? अब जैसे जैसे हम ज़मीन के नीचे मूव करते जाएंगे, ये चीज़ें मूव करते जाएंगे, ये आपके पास जो पीट है ज़मीन के नीचे बरीड होता गया, धंसता चला गया, तो वहाँ पे टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ होता जा रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से बैक्टीरिया की डेथ होगी। अब इस वजह से जो बैक्टीरियल एक्शंस हैं वो स्टॉप हो गए। अब सिर्फ आपके पास डिफरेंट केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। वो क्या चेंजेस आ रहे हैं कि वो कार्बन कंटेंट जो हैं उनको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। कार्बन कंटेंट हमारे पास 60 से 70 की तरफ मूव कर रहा है, 70 से 80% की तरफ, 80 से 90% की तरफ। अब ये जो लिग्नाइट है ये हमारे पास डार्क कलर बोलें आप इसको, डार्क ब्राउन कलर का होता है। बिटुमिनियस का भी डार्क कलर होता है, लेकिन ये वाला जो है ये हमारे पास एंथ्रासाइड है, ये प्योरेस्ट फॉर्म है। क्या फॉर्म है? प्योरेस्ट फॉर्म। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन
उसके बाद आप इसको नाम ले लें हार्डेस्ट फॉर्म ब्लैकेस्ट, सबसे ज़्यादा ब्लैक होगा, ठीक है। और ये हमारे पास सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। यही वजह है कि हम इसको एंथ्रासाइड को मोस्टली यूज़ करते हैं। ये जितने भी बाकी हैं उसमें हमारे पास कार्बन कंटेंट्स कम होते हैं, इस वजह से वो क्या है, हम उनको प्रेफरेंस नहीं करते। एंथ्रासाइड को या बिटुमिनस कॉइल को हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ये थी हमारे पास कॉइल की फॉर्मेशन। अब इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कार्बोनाइजेशन। इसी में कार्बोनाइजेशन अब कार्बोनाइजेशन को हम एक और चीज़ के साथ लिंक करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कार्बोनाइजेशन को पहले देख लेते हैं क्या है। कार्बोनाइजेशन व्हेन कॉइल इज हीटेड, व्हेन कॉइल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, टेम्परेचर जो है वो आपका रेंज करता है, टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 500 सेल्सियस टू 1000 सेल्सियस, देन कोल गैस इज फॉर्म। अब कार्बोनाइजेशन में हम क्या करते हैं, कोयल को जब मज़ीद हीट करते हैं तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, कोक में, कोल तार में, कोल गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें, कोक, कोल तार एंड कोल गैस, ये क्या चीज़ें हैं। लिख लेते हैं, कोल को आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर 500 टू 1000 सेल्सियस टेम्परेचर की रेंज में। उस वक़्त आपके पास एक कोक, सेकंड कोल तार, थर्ड कोल गैस ऑब्टेन्ड हुई। कोक जो है, कोक हमारे पास, इसमें आप बोल सकते हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इसमें मौजूद होती है, सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। कोक हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में सॉलिड रेजिड्यू 70% होता है, ठीक है। अब जब भी आप क्या करते हैं, कोल को हीट करते हैं, हीट आप किस में करते हैं, कोल को एक ट्यूब में करते हैं, ठीक है। इस ट्यूब में आपने क्या कर लिया, इन कोयल्स को ले लिया और इन दी एब्सेंस ऑफ एयर आपने इसको हीट सप्लाई करना स्टार्ट कर दी। हीट के बाद क्या होगा, ये कोल के डिफरेंस हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, बेसिकली हम कोल को क्या कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसके फ्रैक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। अब क्या हुआ, 70% जो ऑब्टेन्ड होगा वो सॉलिड रेजिड्यू होगा, जिसको हम नाम देंगे कोक का। इसमें हमारे पास कार्बन जो है कोक में ऑलमोस्ट 90% कार्बन होती है, 90 to 95% लिख लें, इसमें कार्बन होती है। अब कोल तार क्या चीज़ है, कोल तार हमारे पास ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, ब्लैकिश लिक्विड, ठीक है, ब्लैकिश विस्कस लिक्विड होता है। और इसमें हमारे पास इनऑर्गेनिक बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। कोल गैस हमारे पास मिक्सचर होती है, बेसिकली मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस का। अब ये हमारे पास कोल गैस इन तीनों का मिक्सचर होती है। ये इसको आप बोल सकते हैं अनकंडेंस्ड गैसेज होती हैं। ये कौन सी होती हैं, अनकंडेंस्ड गैसेज। ये हमें ऑब्टेन्ड होती हैं 4 to 4.5%। अब क्या हुआ, जब हमने क्या किया, कोल को हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमारे पास ये तीन प्रोडक्ट जो थे ये ऑब्टेन्ड हुए, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोक जो था वो कितना ऑब्टेन्ड हुआ, 70%। ये सॉलिड रेजिड्यू था, इसमें कितना हमारे पास कार्बन कंटेंट्स थे, 90 to 95%। कोल तार ये ब्लैकिश विस्कस लिक्विड होता है, इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लार्ज वैरायटी में प्रेजेंट होते हैं। चंद एक के नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कौन कौन से हैं।
बेंजीन, टोलीन, एनिलीन। अब ये सारे जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें होते हैं, इनको आप नाम लिखते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। एरोमेटिक अब कौन से होते हैं? वो वाले जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, उसको हम एरोमेटिक का नाम देते हैं। अब बेंजीन, टोलीन, एनिलीन ये सारे किस में प्रेजेंट होते हैं? ये जो कोल तार है उसमें। अब कोल गैस ये हमें कितनी ऑब्टेन हुई? 4 to 4.5% इसी प्रोसेस के दौरान। अब ये कौन सी होती है? ये अनकंडेंस्ड गैसेज होती हैं। अब इसमें कौन किस किस गैस का मिक्सचर होता है? CH4 मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन का। इनको आप क्या यूज कर सकते हैं? एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं ड्यूरिंग मेटलर्जी प्रोसेस, मेटलर्जी प्रोसेस। अब मेटलर्जिक प्रोसेस कौन सा होता है? मेटलर्जिक प्रोसेस वो वाला होता है जिसमें हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको प्योर करते हैं, उनकी ओर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है मेटलर्जी रिएक्शंस का, मेटलर्जिक प्रोसेस का। अब ये थी हमारे पास क्या थी? कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस। अब यही बात है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी इसी के साथ क्या है? लिंक्ड है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम यूज करते हैं बेसिकली किसके लिए? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम परफॉर्म करते हैं सॉलिड के लिए, ठीक है। अब सॉलिड के लिए करते हैं और इसमें भी हम क्या करते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ एयर इसको करते हैं। अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कोयल की करें तो हमारे पास ये क्या है? यही प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होंगे। लेकिन ये जो कार्बोनाइजेशन है ये लिंक्ड है कोयल के साथ, इसलिए हम कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस करवाते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, यूजेस और रिजर्वर्स, मतलब कि ज़खायर कितने हैं हमारे पास कोयल के। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान में हमारे पास 184 बिलियन टन्स जो हैं वो कोयल के मौजूद हैं। लेकिन इसमें से जो हमारे पास 80% हैं वो हम यूज़ करते हैं ब्रिक्स बेकिंग में, इन किलन, ठीक हो गया। अब किलन ये जो भट्टी में हम ईंटों को पकाने के लिए ऑलमोस्ट 80% जो कोल है हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसको डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक पर्पज़। थर्ड में आप लिख लें इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। फोर्थ पावर जनरेशन में यूज़ होता है। अब कोयल का टॉपिक हमारे पास यहाँ पे क्लियर हुआ। अब अगर आप कोयल की बात करते हैं तो उसमें हम क्या क्या बात करेंगे? व्हाट इज़ कोयल, हाउ कोयल फार्म एंड यूजेस। आप ये लिख दें तो आपका कोयल का जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाता है। इससे क्या हेल्प मिलेगी आपको कि आप इजीली इस टॉपिक को याद कर लेंगे और इजीली आप इसको लिख भी पाएंगे, या आप ये 3 पॉइंट्स याद कर लेंगे। यहाँ तक ये था हमारा टॉपिक कोयल का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टारगेट जो हमारे पास सोर्स थी, क्या थी? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस हमारे पास अनदर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेचुरल गैस में हमारे पास जो मोस्टली होती हैं लो बॉइलिंग पॉइंट्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स। अब लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स में जो सबसे पहले भी आती है हमारे पास मीथेन, CH4। अब मोस्टली नेचुरल गैस CH4 के तौर पर यूज़ होती है। CH4 क्या है? जिसको आप सुई गैस का नाम भी देते हैं, घरों में यूज़ करते हैं CH4। ये हमारे पास क्या है? नेचुरल गैस है। इसके अलावा हमारे पास इथेन C3, इथेन 2 वाली, प्रोपेन C3। अब इसका अगर आप फार्मूला लिखें C2H6C3H8। इनके अलावा अब इनको नाम दे लेंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन। इसके अलावा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन गैस, ये सारी जो होती है इनका मिक्सचर होता है। अब इसमें एक और चीज़ भी होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SO, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है वो बर्निंग के साथ कोई कंसर्न नहीं है। बर्निंग के साथ फॉर एग्जांपल H2S क्या है? ये जो रोटन एग होते हैं ना, जो गंदे अंडे बोलते हैं हम, उनमें से जो स्मेल आती है वो H2SO की स्मेल होती है। अब H2SO का जो है वो हमारे पास कोई लिंक नहीं है बर्निंग के साथ। बर्निंग के साथ मतलब जलने के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। इसका लिंक सिर्फ किसके साथ है? लीकेज के साथ है। अब लीकेज में क्या होता है? जब लीकेज होती है गैस की तो हमें स्मेल आती है, हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हमारे पास गैस लीक हो रही है। अब इस वजह से H2S का कंसर्न किसके होता है? इंडिकेशन ऑफ लीकिंग के साथ।
अब उसके बाद हम बात कर लेंगे इसके यूजेस की, ठीक है। इसके यूजेस की बात करते हैं। इन पाकिस्तान में हमारे पास जो नेचुरल ज़खायर हैं या जो एनर्जी के सोर्सेज हैं वो बहुत कम है इस तरह के, तो हम इसको यूज़ करते हैं किस में, पावर जनरेशन में भी यूज़ करते हैं, उसके बाद डोमेस्टिक पर्पस में घरों में यूज़ करते हैं हम इसको पकाने के लिए। उसके बाद ये जो गैस है ये चीप होती है, एज गैस इज चीपर, तो इसको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं, फ्यूल में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसको इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं आपके पास, सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, उसके बाद आप जर्नल इंडस्ट्री में लिख लें, जर्नल इंडस्ट्री। अब हम नेचुरल गैस को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्लियर किया, कोयल क्या है, कोयल को कैसे बनता है, उसकी डिफरेंट फार्म्स को किया, डिफरेंट फार्म्स के बाद हमने कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस किया, उसके बाद नेचुरल गैस की बात की, नेचुरल गैस हमारे पास क्या है, उसके बाद ये नेचुरल गैस किस किस गैस का मिक्सचर होता है और इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बेसिक यही टॉपिक था हमारे पास। तो नेक्स्ट जो पेट्रोलियम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आज के लेक्चर से आपको काफ़ी कुछ कंसेप्ट मिले होंगे। अगर आपको हेल्पफुल साबित हुआ है तो इसको लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।